बारे में, इसमें हम जानेंगे ब्लूम्स टेक्सोनोमी के बारे में। देखो, ब्लूम्स ने लर्निंग के लिए 3 डोमेन्स बताए। ठीक है, लर्निंग के लिए एक टेक्सोनोमी दी जिसमें उसने लर्निंग के कितने डोमेन्स बताए, 3 डोमेन्स बताए। जिसमें पहला डोमेन्स था कॉग्निटिव डोमेन्स, दूसरा था अफेक्टिव और तीसरा था साइकोमोटर डोमेन। ठीक है ना। अब कॉग्निटिव क्या होता है? कॉग्निटिव में जितनी भी मेंटल एबिलिटीज आती हैं, मेंटल मानसिक रूप से जो योग्यताएं हैं वो आती हैं, उन्हें कहते हैं कॉग्निटिव। अफेक्टिव कहते हैं एटीट्यूड से संबंधित, और साइकोमोटर कहते हैं स्किल्स से संबंधित जो होती हैं उन्हें कहते हैं साइकोमोटर डोमेन। किसी भी व्यक्ति की डेवलपमेंट के या लर्निंग के 3 पर्सपेक्टिव होते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। तो ब्लूम्स ने इस लर्निंग के 3 डोमेन्स बताए, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। अब हम सबसे पहले जानेंगे कॉग्निटिव के बारे में। देखिए इसमें लिखा हुआ है 3 क्षेत्रों का परिचय। उन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में 3 क्षेत्र दिए, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन्स के बारे में जानेंगे। कॉग्निटिव डोमेन्स में क्या होता है? कॉग्निटिव डोमेन्स में हम ज्ञान, समझ और सोचने की क्षमता से संबंधित है। ये डोमेन किससे संबंधित है? ज्ञान, समझ और सोचने की क्षमता से संबंधित है। इसमें उसने एक टैक्सोनॉमी दी, एक पिरामिड दिया जिसके बारे में हम बात करेंगे। उसने 1957 में कोई भी व्यक्ति कैसे सीखता है, सबसे पहले नॉलेज, ठीक है, उसके बाद क्या करता है? कॉम्प्रीहेंशन, बोध, उसके बाद क्या करता है? उसके बाद करता है एनालिसिस, एप्लीकेशन, सबसे पहले एप्लीकेशन करता है, उसके बाद क्या करता है? एनालिसिस, फिर करता है सिंथेसिस, फिर कहता है इवेल्युएट। तो उसने इस तरह का एक पिरामिड दिया। सबसे पहले उसने क्या रखा? नॉलेज को रखा, फिर क्या रखा? कॉम्प्रीहेंशन को रखा, फिर क्या रखा? एप्लीकेशन को रखा, फिर क्या रखा? एनालिसिस को रखा, फिर रखा सिंथेसिस को, फिर रखा इवेल्युएट को। इसमें जो नीचे की 3 स्किल्स थी, नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन और एप्लीकेशन, इनको कहा जाता है लोअर ऑर्डर स्किल। क्या कहा जाता है? लोअर ऑर्डर स्किल। जबकि ऊपर की जो थी स्किल, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवेल्युएट, इन्हें कहा जाता है हायर ऑर्डर स्किल। ठीक है, ये मॉडल कब दिया? 1956 को दिया। तो 2001 में क्रैथवाल, 2001 में किसने? क्रैथवाल और एंडरसन। कौन कौन? क्रैथवाल और एंडरसन ने जो ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी थी उसने नॉलेज की जगह पे कौन सा टर्म यूज किया? रिमेंबर यूज किया, और कॉम्प्रीहेंशन की जगह अंडरस्टैंडिंग। अब ये पूछा जा सकता है कि ब्लूम्स ने कौन से 2 डोमेन्स दिए थे जो 2001 में जब रिवाइज हुई ब्लूम टैक्सोनॉमी, जिसमें से उसका टर्म चेंज हो गया। तो कौन से थे? नॉलेज की जगह रिमेंबर यूज हुआ, कॉम्प्रीहेंशन की जगह अंडरस्टैंडिंग यूज हुआ। ठीक है, 2001 में जो टैक्सोनॉमी प्रस्तुत की गई, टैक्सोनॉमी संशोधन किया गया, उसमें वर्ब का यूज किया गया। जैसे कि पहले नॉलेज की जगह रिमेंबर, ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन की जगह अंडरस्टैंड, ठीक है, एप्लीकेशन की जगह अप्लाई, फिर एनालिसिस, फिर इवेल्युएट और फिर क्रिएट। ठीक है, जबकि जो पहले टैक्सोनॉमी प्रस्तुत की गई थी 1956 में, 1956 में है जी, तो उसमें सबसे पहले प्रयोग किया गया था नॉलेज, फिर क्या किया था? कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवेल्युएट। ठीक है, जबकि जो 2001 में किसने? क्रैथवाल और एंडरसन ने जो प्रस्तुत की उसमें नॉलेज की जगह पे रिमेंबर यूज किया, कॉम्प्रीहेंशन की जगह अंडरस्टैंड यूज किया, और एप्लीकेशन की जगह अप्लाई यूज किया, और सिंथेसिस की जगह एनालिसिस यूज किया। ठीक है, सिंथेसिस तो यूज ही नहीं किया, एनालाइज, ठीक है, इवेल्युएट यूज किया, क्रिएट यूज किया, जबकि उसमें सिंथेसिस नहीं था। ये पूछा जा सकता है सबसे पहले इसमें ब्लूम टैक्सोनॉमी से कॉग्निटिव डोमेन से क्या क्वेश्चन बनेंगे कि ऐसे कौन से 2 डोमेन हैं जो 2001 में परिवर्तित कर दिए गए, उनका नाम चेंज कर दिया गया। तो नॉलेज की जगह पे क्या कर दिया? रिमेंबर कर दिया, कॉम्प्रीहेंशन की जगह अंडरस्टैंड कर दिया। ऐसा कौन सा डोमेन था जो उससे हटा दिया, कॉग्निटिव डोमेन से हटा दिया गया? तो कौन सा था टर्म? तो वो टर्म था सिंथेसिस। सिंथेसिस की जगह क्या आ गया? क्रिएट शब्द आ गया, जो कि सबसे एंड में था। तो कौन से टर्म बने? रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालिसिस, इवेल्युएट और क्रिएट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि सबसे पहले बच्चे क्या करता है? सबसे पहले बच्चे याद करना सीखता है, फिर समझ विकसित होती है। जब समझ विकसित होती है तो उसे लागू करता है। ठीक है, जब लागू करता है फिर उसका विश्लेषण करता है कि क्या सही है क्या गलत है। विश्लेषण करने के बाद क्या करता है? मूल्यांकन करता है, फिर मूल्यांकन के बाद सृजन करता है। ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे अफेक्टिव डोमेन, भावात्मक क्षेत्र। ठीक है, ये क्षेत्र ये किसने प्रस्तुत की? ये थ्योरी प्रस्तुत की क्रैथवाल ने। ये किस पे आधारित है? ये रुचियों पे, इंटरेस्ट पे एंड वैल्यूओं पे आधारित है। ठीक है, इसमें कौन कौन से
लेवल है सबसे पहले रिसीविंग, सबसे पहले क्या होता है ध्यान देना, फिर रेस्पॉन्डिंग, ठीक है, फिर रेस्पॉन्डिंग, फिर वैल्यूइंग, फिर ऑर्गेनाइजेशन, फिर मूल्यों करेक्टराइजेशन, ठीक है, चरित्र निर्माण। रिसीविंग मतलब सबसे पहले कोई चीज़ रिसीव होगी, फिर उस पर रेस्पॉन्ड करोगे, ठीक है, जब उसका रेस्पॉन्ड करोगे तो उसकी वैल्यू को समझोगे, वैल्यू को समझोगे तो एक संगठन, उन चीज़ों का संगठन होगा, संगठन होगा तो इससे चरित्र का निर्माण होगा। सबसे पहले क्या है, रिसीविंग, रेस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड करेक्टराइजेशन। सबसे पहले अब एग्जांपल लूँ, कोई सलाह तुम्हें प्राप्त हुई, कोई किसी ने तुम्हें सलाह दी, ठीक है, जब तुम्हें सलाह दी तुमने उस पर ध्यान दिया, ठीक है, उस पर रेस्पॉन्ड किया, जब रेस्पॉन्ड किया तो उसकी वैल्यू, ठीक है, वैल्यू हुई, फिर धीरे धीरे करके बहुत सारी सलाहें, ऑर्गेनाइजेशन हुआ, इससे क्या हुआ, किसी भी व्यक्ति के चरित्र का निर्माण हुआ। तो रिसीविंग, रेस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन, करेक्टराइजेशन, ये कौन से डोमेन के हैं लेवल्स, ये लेवल्स हैं आपके अफेक्टिव डोमेन में। अफेक्टिव डोमेन में क्या आता है, एटीट्यूड आता है, ठीक है। उसके आगे बढ़ते हैं, साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन शारीरिक क्रियाओं से संबंधित है और स्किल से संबंधित है, ठीक है। इसमें तीन साइंटिस्ट थे, तीन विद्वान थे जिन्होंने इसमें अपना मॉडल प्रस्तुत किया। एक था सिम्पसन, एक था डैब और एक था हैरो। सिम्पसन ने अपना मॉडल कब प्रस्तुत किया, 1969 में। डैब ने कब प्रस्तुत किया, 1970 में। और हैरो ने कब प्रस्तुत किया, 1972 में। हम सबसे पहले सिम्पसन का मॉडल देखेंगे। सिम्पसन ने अपने मॉडल में कितने टर्म दिए, 7 टर्म दिए, ठीक है। कौन कौन से थे, परसेप्शन, सबसे पहले क्या बनता है, परसेप्शन, फिर सेट, फिर गाइडेड रेस्पॉन्स, फिर मैकेनिज्म, फिर कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रेस्पॉन्स, निपुणता से कार्य, एडेप्टेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये भी एक पिरामिड की तरह है, लो ऑर्डर से ऊपर की तरफ चलता है, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है, परसेप्शन, कोई परसेप्शन, पहले परसेप्शन होता है, फिर परसेप्शन सेट होता है, फिर गाइडेंस रेस्पॉन्स, फिर उस पर प्रक्रिया, मैकेनिज्म, फिर एक सिस्टम विकसित होता है, ठीक है। फिर कॉम्प्लेक्स ओवर रेस्पॉन्स, जो रेस्पॉन्स दिया है उसमें निपुणता से कार्य, ठीक है। एडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन से, अब आपसे पेपर में पूछा गया है निम्न में से कौन से सिम्पसन मॉडल का टर्म नहीं है, तो आपको ये सारे छयों सातों जो लेवल दिए हैं ये आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले क्या था, परसेप्शन, फिर था सेट, फिर था गाइडेड रेस्पॉन्स, ठीक है, फिर था मैकेनिज्म, फिर था कॉम्प्लेक्स ओवर रेस्पॉन्स, फिर था एडेप्टेशन, फिर था ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे डैब की थ्योरी के बारे में। डैब ने क्या दिया, डैब ने भी टर्म दिए थे, सबसे पहले क्या करता है बच्चा, अनुकरण करता है, ठीक है, किसी भी चीज़ को इमिटेशन करता है। जब इमिटेट करता है उसके बाद क्या करता है, फिर कंट्रोल करता है। जब उसमें कंट्रोल करता है, ठीक है, कहाँ पे फिर सटीकता आती है उसमें, कहाँ पे उस एक्शन का प्रयोग करना है, फिर उसे संयोजन कर लेता है, तो फिर वो उसका स्वाभाविक बन जाती क्रिया, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है, इमिटेशन, ठीक है, फिर क्या आता है, मैनिपुलेशन, फिर आता है प्रिसीजन, ठीक है, उसमें सटीकता, फिर आता है आर्टिकुलेशन, समायोजन, फिर आता है नेचुरलाइजेशन। तो डैब ने 1970 में जो अपने लेवल दिए वो क्या थे, इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसीजन, और फिर उसके बाद क्या था, उसके बाद था आर्टिकुलेशन, फिर था नेचुरलाइजेशन। तो ये पूछ लिया जाएगा डैम ने कौन कौन से टर्म दिए, इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसीजन, आर्टिकुलेशन, नेचुरलाइजेशन, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हैरो। हैरो ने अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया। हैरो का 1972 में एक मॉडल आया था जिसमें उसने 6 लेवल बताए थे। सबसे पहले क्या था, रिफ्लेक्स मूवमेंट, सबसे पहले क्या था, रिफ्लेक्स मूवमेंट, फिर क्या था, फंडामेंटल मूवमेंट, ठीक है, फिर क्या था, परसेप्चुअल एबिलिटी, फिजिकल एबिलिटी, स्किल्ड मूवमेंट्स, नॉन डिस्क्रिप्टिव कम्युनिकेशन। तो ये पूछा जा सकता है, हैरो ने 1972 में जो मॉडल दिया उसमें कितने टर्म थे, तो उसमें कितने टर्म थे, 6 टर्म थे, और किससे संबंधित था, साइकोमोटर से संबंधित था। इसमें कौन कौन से टर्म थे, रिफ्लेक्सिव मूवमेंट था, ठीक है, उसके बाद क्या था, फंडामेंटल मूवमेंट्स था, फिर क्या था, परसेप्शंस एबिलिटीज़ था, ठीक है, परसेप्चुअल एबिलिटीज़ था, फिर क्या था, फिजिकल एबिलिटीज़ था, फिर स्किल्ड मूवमेंट्स था, फिर था नॉन डिस्क्रिप्टिव कम्युनिकेशन। तो हमने इसमें पढ़ लिए, ब्लूम्स ने 3 डोमेन्स, कौन कौन सी, कॉग्निटिव डोमेन्स पढ़ लिया हमने, साइकोमोटर पढ़ लिया और अफेक्टिव डोमेन पढ़ लिया, ठीक है। कॉग्निटिव डोमेन नॉलेज से संबंधित है, साइकोमोटर स्किल्स से संबंधित है, और अफेक्टिव डोमेन एटीट्यूड से संबंधित है, ठीक है। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, सीखने की प्रक्रिया केवल ज्ञान अर्जन तक सीमित नहीं है, सिर्फ ज्ञान को अर्जन कर लिया इससे सीमित नहीं है। एक अच्छा शिक्षक तीनों क्षेत्रों
कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, यानी कि मानसिक रूप से, भावात्मक रूप से और शारीरिक रूप से तीनों को संतुलित रूप से शामिल होता है एक अच्छे शिक्षक तीनों क्षेत्रों में। ठीक है, किसी भी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास उसके सारे डोमेन्स को कवर करता है। अब आप उससे कहेंगे सिर्फ आपने सीख लिया, ठीक है, आपने सिखाई दिया। आप देखा होगा एग्जाम्पल, आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत पढ़ने में इंटेलिजेंट होते हैं, पर वो इमोशनल लेवल पे इतने समृद्ध नहीं हो पाते जिससे वो आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो इसका कारण क्या है? उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, तो ऐसी लर्निंग के 3 डेवलपमेंट होते हैं, साइकोमोटर, अफेक्टिव एंड कॉग्निटिव। ठीक है, मुझे लगता है आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी समझ में आ गई होगी। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को विराम देता हूँ। धन्यवाद आज की क्लास के लिए। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे RCEM अप्रोच।